एक लेडी जिसका फेस ज़्यादा मतलब क्लियरिटी नहीं है, वो बूढ़ी सी है, उसके बाल पूरे वाइट है, वो मेरे ऊपर आके बैठी है और मेरे को बोल रही मैं तुझे लेकर जाऊंगी, मैं तुझे लेकर जाऊंगी, चल मेरे साथ। क्या तो मेरे मुंह से ब्लड निकला था और चावल निकले थे। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोवर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से आपको फेसबुक को भी प्यार देना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली जाके आप उसे फॉलो कर सकते हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से ही कुछ लोग हैं जो हमसे शेयर करते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, जो नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ ले ले जिसे वो चाह के भी उतार ना पाए। ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी के कहीं ना कहीं बोझ बनता है, लेकिन उस जगह से रिलोकेट हो जाना या फिर उस जगह को छोड़ देना क्या सॉल्यूशन होता है? आज का जो पूरा रियल इंसिडेंट है वो हमें प्राची ने बताया। प्राची, जिनकी परवरिश मुंबई में हुई। जब वो सिर्फ 17-18 साल की थी, 2019 में उन्होंने अपनी फैमिली के साथ मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मूव कर लिया था। मे भी कोई बहुत बड़ा पर्सनल रीज़न रहा होगा जो कि उन्होंने हमें रिकॉर्डिंग में नहीं बताया। मैंने उनसे काफ़ी बार पूछने की कोशिश भी की, लेकिन मैं उनसे कनेक्ट नहीं हो पाया। प्राची ने बताया कि अक्षय भाई, जब हम 2019 में ग्वालियर आए थे मध्य प्रदेश, वहाँ पर हमारे बहुत सारे रिलेटिव रहा करते थे। प्राची ने बताया कि क्योंकि हमारे पास इतना पैसा तो था नहीं, तो फैमिली के साथ उन्होंने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक मुस्लिम फैमिली के घर पे एक कमरा लिया था। कमरा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो उस कमरे में उनकी मम्मी, प्राची और उनके छोटे भाई बहन ज़मीन पर ही सोया करते थे। एक खाट हुआ करती थी जो पहले टाइम की थी, वो उनके कमरे में रहती थी, लेकिन कोई ऐसा नहीं था कि अकेला ऊपर सो रहा है, सब ये ज़मीन पर सोया करते थे। फैमिली आर्थिक स्थिति से गुजर रही थी कहीं ना कहीं, लेकिन रिलेटिव्स कहीं ना कहीं सहारा बन के आते थे, और जो सबसे बड़ा सहारा इनका बन के आए वो थे प्राची के मामा जी। हंसमुख इंसान जो हमेशा अपने साथ इनको लेके घूमना पसंद करते थे। वैसे तो उनकी खुद की भी फैमिली थी, लेकिन अक्सर वो जो है इनके पास आया करते थे। एक दिन मामा जी घर पे आते हैं और वो प्लान बनाते हैं कि 3 दिन बाद जब छोटे भाई बहन स्कूल जाएंगे, जहाँ पर नया उनका दाखिला करवाया था, उसके बाद ये लोग जो है बाइक पर टीगड़ा डैम घूमने जाएंगे। टीगड़ा डैम, जिसके बारे में प्राची ने बताया कि अक्षय भाई क्या सुंदर जगह है, वहाँ से बहुत अच्छे नज़ारे दिखते हैं। लेकिन वो जो टीगड़ा डैम था, प्राची ने बताया कि इनके लिए वो किसी शराब से कम नहीं हुआ। इन्होंने बताया कि अक्षय भाई, जैसे कि मैंने बताया, 3-4 दिन बाद हमें टीगड़ा डैम घूमने जाना था। 3-4 दिन बहुत आराम से निकल गए। मामा जी आए, इनकी मम्मी को और प्राची को बाइक पे लेकर गए। जब ये जा रहे थे तो प्राची ने बताया कि टीगड़ा डैम आने से पहले एक जंगल पड़ता है, कम से कम 15-20 मिनट का वो जंगल है जिसे क्रॉस करना पड़ता है। प्राची ने बताया कि वो सबसे पीछे बैठी हुई थी, उनकी मम्मी बीच में थी और आगे मामा जी चला रहे थे। और घना जंगल था, तो वहाँ पर सब कुछ बहुत शांत था। मतलब पब्लिक इतनी आसानी से वहाँ पे घूमती नहीं दिखती, डायरेक्टली डैम पे दिखती है। जंगल में कोई जल्दी से दिखता नहीं है। ट्रांसपोर्ट अगर आगे पीछे होते तो बात दूसरी है। प्राची ने बताया जैसे ही उन्होंने जंगल में एंट्री ली, उनका दिमाग अजीब सी नेगेटिविटी से भरना शुरू हो गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ है जो उन पर हावी हो रही है। जब वो बाइक आगे चल रही थी और प्राची सबसे पीछे बैठी थी, तभी प्राची को पीछे से एक आवाज़ आती है कि प्राची, पीछे देखो। प्राची ने उस टाइम बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाया और चलती बाइक पे उन्होंने पीछे मुड़ के देख लिया। जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। बाइक चलती चली गई और ये लोग टीगड़ा डैम पहुँच गए। प्राची ने बताया कि अक्षय भाई, मैं बयान नहीं कर सकती अपने शब्दों में कि क्या प्यारा नज़ारा था। मतलब मुंबई में भी उन्होंने कभी ऐसे नज़ारे नहीं देखे थे जो वो MP ग्वालियर में आके देख रही थी। प्राची ने बताया जब ये लोग घर पे पहुंचे तो इनके छोटे भाई बहन जो थे वो नीचे वाले बच्चों के साथ खेलते हुए इन्हें दिखे। मतलब जिस घर में ये रहते थे, उनके जो लैंडलॉर्ड थे, जो आंटी जी थी मुस्लिम, वो कहीं ना कहीं उन बच्चों का ख्याल रख रही थी। प्राची ने बताया कि जैसे ही मैं वापस आई, 6-7 बजे होंगे, अचानक से मेरी जो तबीयत थी बहुत ज़्यादा बिगड़ने लग गई। मैं फटाफट से उस खाट पे लेट गई जिस पे जल्दी से कोई लेटता नहीं था। धीरे धीरे प्राची की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी। उनका जो बॉडी टेम्परेचर था वो 101 पहुँच गया। धीरे धीरे उन्हें वॉमिटिंग आने लगी और बहुत ज़ोर से उनको लूज़ मोशंस लग गए। लूज़ मोशंस लगने का कोई भी रीज़न नहीं था, क्योंकि वो बाहर का ज़्यादा खाती नहीं थी और आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा थी नहीं कि वो डेली बाहर का खाए या एकदम से इतना सारा बाहर का खा ले कि बॉडी में एकदम से ऐसी हलचल हो जाए। जब उन्हें लूज़ मोशन हुए तो पास के ही केमिस्ट से उन्हें दवाई दी गई, लेकिन 1 रात बीती, 2 रात बीती, 3 रात बीती, वो जो लूज़ मोशंस थे वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे थे। प्राची की जो मम्मी थी वो इस चीज़ को समझती थी कि एक लड़की की बॉडी है तो इसमें हार्मोनल चेंज बहुत सारे आते हैं और कहीं ना कहीं खाने का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और क्योंकि इन्होंने लोकेशन रिलोकेट की थी तो कहीं वॉशरूम जाने से कुछ अनहाइजीनिक तरीके से कोई चीज़ इन्फेक्शन ना फैला दिया हो,
तो ये लोग इस चीज़ पर ध्यान दे रहे थे। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि प्राची की ज़िंदगी किस तरीके से आगे नर्क बनने वाली है। जैसे 3 रातें बीती थी, ऐसे 1 हफ्ता गुजरा, 10 दिन गुजर गए, 12 दिन गुजर गए, और ये लोग बार बार दवाइयाँ चेंज करते रहे। कभी कभी ये किसी हॉस्पिटल में जाया करते थे, लेकिन प्राची के ट्रीटमेंट के दौरान जब भी उनके टेस्ट हुआ करते थे तो उनकी बॉडी में कुछ भी ऐसा नहीं निकलता था जिसकी वजह से कोई भी प्राची में प्रॉब्लम बताई जाए। खाने का पूरा ध्यान रखा जाया करता था प्राची के, कि उसे सिर्फ खिचड़ी दाल ऐसी चीज़ें ही खिलाई जाए, लेकिन फिर भी प्राची जो थी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी। और प्राची ने बताया कि एक टाइम ऐसा आ गया जब 15 दिन बाद उनको डायरेक्टली ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो गई। उनके पेट में इतना ज़्यादा दर्द रहने लग गया कि जब भी वो अपनी मम्मी को देखती सिर्फ एक ही बात बोलती कि मम्मी मुझे कोई ऐसा इंजेक्शन लगवा दो या मुझे कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे या तो ये दर्द खत्म हो जाए या फिर मैं ख़त्म हो जाऊँ। धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी बहुत नर्क होने लगी। क्यों? क्योंकि उनका वजन गिरना स्टार्ट हो गया, उनकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए, और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है, जबकि वो अपने घर में सिर्फ खिचड़ी दलिया ऐसी चीज़ों पर जी रही थी, लेकिन फिर भी उनके लूज मोशन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जो प्राची की मम्मी थी वो प्राची को अलग अलग जगह पर लेके जाती, कभी किसी क्लिनिक में, कभी किसी हॉस्पिटल में, कभी किसी प्राइवेट में, कभी किसी सरकारी में, लेकिन वहाँ से जो दवाइयाँ मिलती वो प्राची को दूर दूर तक असर नहीं कर रही थी। और ये क्वेश्चन बन गया था कि प्राची की बॉडी के अंदर ऐसी कौन सी बीमारी आ गई है जिसका सॉल्यूशन दूर दूर तक निकल के नहीं आ रहा। लेकिन प्राची और प्राची की मम्मी को इस चीज़ का आइडिया भी नहीं था कि ये चीज़ें किस लेवल पर बढ़ने वाली हैं। प्राची ने बताया, एक रात अक्षय भाई जब मैं गहरी नींद में सोने की कोशिश कर रही थी, तभी मेरी जब हल्की सी आंख खुलती है तो मुझे दिखता है मेरे सामने एक बुजुर्ग औरत जिसके सारे सफ़ेद बाल हैं, वो अचानक से मेरे ऊपर आके बैठ जाती है और बोलती है कि चल मैं तुझे लेने आई हूँ, मैं तुझे लेके जाऊँगी। वो जो औरत थी वो अपने मुंह से बड़ी अजीब अजीब सी गुर्राने की आवाज़ें निकाल रही थी और एक ही बात बोल रही थी कि चल तेरा वक्त आ गया है, मैं तुझे लेने आई हूँ। प्राची ने पूरे हाथ पैर हिलाने की कोशिश की, लेकिन प्राची गलती से भी वहाँ पर हिल नहीं पाई। वो अपनी मम्मी को आवाज़ लगाने की कोशिश कर रही थी, वो अपने छोटे भाई बहनों तक पहुँचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्राची बुरी तरीके से वहाँ दब के रह गई। वो जो एंटिटी थी वो उसके ऊपर कम से कम 15 से 20 मिनट बैठी रही, जहाँ पर बार बार यही बोलती थी कि मैं तुझे लेने आई हूँ, चल मेरे साथ, मैं तुझे लेके जाऊँगी। 15 मिनट बाद प्राची ने अपने दिमाग में कैसे न कैसे भगवान का नाम लिया, और जब वो होश में आई तो वो बुरी तरीके से रोने लग गई। उन्होंने अपनी मम्मी को उठाया और अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी मेरे को अभी एक ऐसे एंटिटी दिखी थी, कोई बुजुर्ग औरत थी जो मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। उस दिन प्राची को रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आई, जहाँ पर उसकी मम्मी भी उसके साथ जगी रही। अगले दिन जब प्राची उठती है और कहीं अपने मामा को चीज़ें बताती है तो मामा किसी से डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पर पता चलता है कि गरगच वाले बाबा मतलब हनुमान जी का एक मंदिर है उनके वहाँ पर, जहाँ पर वो जाएं थोड़ा पता करवाएं कि लड़की के ऊपर कोई ऊपरी चीज़ तो नहीं है। और ये लोग जब गरगच वाले बाबा के पास पहुँचे हनुमान जी के मंदिर में, तो वहाँ पर एक पंडित जी बैठे हुए थे। वहाँ पर जाने के बाद प्राची की मम्मी ने और प्राची ने सारी चीज़ें खुल के बताई कि ऐसे ऐसे 1 महीना हो गया, लूज मोशंस नहीं रुक रहे, ब्लीडिंग आ रही है और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, वजन गिरता जा रहा है, पेट में बहुत दर्द रहता है, और कल परसों ऐसे एक एंटिटी दिखी है, एक बुजुर्ग औरत दिखी है। तो जो पंडित जी थे वो बोलते हैं कि एक काम कीजिए, आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कीजिए, और प्राची के हाथ पे एक धागा बांध दिया जाता है कि ये धागा आपकी रक्षा करेगा, लेकिन आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि आप थोड़ा सा देखभाल के रहो, गंदगी की तरफ मत जाना। प्राची ने बताया, अक्षय भाई मैंने उन बाबा की पूरी बात सुनी जो गरगच वाले बाबा के मंदिर में बैठे हुए थे, और मैं अपने घर पर वापस आ गई। मैंने कंटिन्यूसली हनुमान चालीसा के पाठ करने शुरू कर दिए, और हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बदलाव आने स्टार्ट हुए। लेकिन ये बदलाव सिर्फ 3-4 दिन के थे। उसके बाद क्या हुआ, 3-4 दिन बाद अचानक से जब प्राची सो रही थी तो उनको एक अजीब सा सपना आता है। उस सपने में उन्हें ये दिखता है कि वो दोबारा टीगड़ा डैम के आसपास घूम रही है। जिस जंगल में वो बाइक पे गई थी आज वो पैदल है, और धीरे धीरे जब वो जंगल की तरफ जा रही है तो जंगल बहुत ज़्यादा घना होता जा रहा है, और आगे बढ़ते टाइम वो रास्ता लंबा होता जा रहा है। प्राची समझ गई थी ये कोई आम सपना नहीं है। जब उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके आगे पीछे कोई ना कोई एंटिटी है, उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी सपने में। और जब वो सपने में हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, प्राची ने बताया कि अक्षय भाई आप बिलीव नहीं करोगे, कोई 2 एंटिटी बहुत ही बुरी दिखने वाली अचानक से मेरे सपने में आई, और उन्होंने मेरे पैर को इस तरीके से खींचा कि मैं जिस जगह पर लेटी थी एकदम से मैं पूरी वाइब्रेट हो गई। प्राची उठती है और बुरी तरीके से चिल्ला कर रोने लगती है। जब उनकी मम्मी पूछती है क्या हुआ, तो प्राची के पास कुछ जवाब ही नहीं था, बस उन्होंने ये बोला कि 2 लोग दिखे थे मुझे, उन्होंने मुझे बुरी तरीके से खींचा, और वो बुरी तरीके से रोने लग गई। ये जो हादसा हुआ इसके होने के बाद 10 मिनट बाद ही प्राची की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उनको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया, बहुत ज़्यादा। मतलब प्राची ने बताया कि अक्षय भाई मैं चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पेट में कोई चीज़ घोपी जा रही है और वो कमर से निकल रही है। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई अजीब सा कुछ नुकीली सी चीज़ मेरे अंदर कोई घोप रहा है। इतनी ज़ोर से उनके
पेट में दर्द हुआ। जो प्राची की मम्मी थी वो इतना घबरा गई कि प्राची की मम्मी ने उनके मामा को फ़ोन करा और बुलाया कि ऐसे ऐसे इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो जब वहाँ पर प्राची के मामा जी प्राची को उठा के अलग अलग हॉस्पिटल में लेके भाग रहे थे, हर हॉस्पिटल को यही जवाब था कि हमें समझ नहीं आ रहा कि प्राची के साथ हो क्या रहा है, क्योंकि इनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आ रही है। अलग अलग हॉस्पिटल में उनको ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया कि आप उस हॉस्पिटल में ले जाओ, उस हॉस्पिटल में ले जाओ। और प्राची दर्द से करकरा रही थी, उनके पेट में इतना दर्द हो रहा था और साथ में ब्लीडिंग भी हो रही थी। तो फाइनली मामा जी एक ऐसे हॉस्पिटल में पहुंचते प्राची को लेके जो उसे एडमिट करते हैं और ट्रीटमेंट का कहीं ना कहीं भरोसा दिलाता है। प्राची ने बताया कि अक्षय भाई, मैं उस कमरे में लेटी हुई थी जहाँ पर मेरे को अलग अलग एंटिटीज़ अपने सामने दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी एंटिटी मेरे को अभी लेके चली जाएगी। लेकिन उन्हीं के बगल में एक मुस्लिम आंटी बैठी हुई थी जो वहाँ पर प्राची की तकलीफ़ें देख रही थी। वो प्राची की मम्मी को बोलती है और मामा जी को बोलती है कि आप यहाँ तो लेके आ गए। इस हॉस्पिटल के थोड़ी ही दूर एक दरगाह है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है इन चीज़ों के लिए। बच्ची के लिए जब आप इतनी दवाई ले रहे हैं तो वहाँ से जाके थोड़ा दुआएं भी ले लो, क्या पता कुछ ऐसा हो जो वहाँ पर सामने आ जाए आपके। और ऐसा ही हुआ। जब ये सुबह वहाँ से निकले हॉस्पिटल से दरगाह में दिखाने के लिए, तो ये लोग दोपहर में पहुँचे। दोपहर में पहुँचने पर वहाँ पर सब कुछ बंद हो चुका था, लेकिन फिर भी वहाँ पर एक मौलवी बैठे थे। मौलवी को सारी चीज़ें बताई गई तो मौलवी ने पानी दिया, उसमें कुछ फूका और बोला कि जब भी तुम्हें कुछ ऐसा हो तुम पानी पी लेना। हुआ क्या, जब ये लोग वापस दरगाह से हॉस्पिटल आए तो जब भी प्राची को ऐसा होता कि उसे डर लग रहा है या फिर उसे ब्लीडिंग हो रही है कुछ भी, प्राची हल्का सा पानी पी लेती और उसे बदलाव दिखने स्टार्ट हो गए। उस दिन वो पहली बार काफ़ी टाइम बाद आराम से सोई। जब सुबह प्राची अपनी फैमिली के साथ दरगाह पहुंची तो वहाँ पर मौलवी बैठे हुए थे और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े मौलवी बैठे हुए थे, जिनमें से एक मौलवी ने देखते ही प्राची को बता दिया कि बेटा तू किसी समुद्र के पास हो के आई है, कोई ऐसा ठिकाना था जहाँ पर तू हो के आई है किसी जंगल के बीच में से। तो प्राची बिल्कुल साफ साफ बता देती है कि ऐसे ऐसे मैं टीगड़ा डैम गई थी। तो वो बोलते कि अच्छा पीछे से कोई आवाज़ आई थी जो तूने आवाज़ सुनी थी। प्राची वहाँ पे बोल देती है कि हाँ मैंने आवाज़ सुनी थी और वहाँ पर कोई भी नहीं था, बट वो आवाज़ बड़ी अजीब सी थी। तो वहाँ पर जो मौलवी बैठे थे वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे इस लड़की के ऊपर जो है पीछे वहीं से चल के कोई चीज़ आ गई थी। अब इस दौरान जो प्राची का हाल था वो मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि प्राची ने बताया कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो रखी थी, मुझे पता नहीं क्या हो रहा था। उनके घर वालों ने उसे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन कभी बात छिड़ जाती है क्योंकि 2019 की बात है। तो अब तक तो बहुत सारी चीज़ें प्राची के सामने आ गई। तो प्राची ने बताया कि उतारे के टाइम पे मैंने बहुत वहाँ पर बहुत उछल कूद की, बहुत ड्रामे करे, मेरी आवाज़ें भी बदली। 2019 था तो कोविड भी आ गया था और वहाँ पर हॉस्पिटल्स में लेकर घूमना बहुत परेशानी वाली बात थी और पैसे का इंतज़ाम कहीं से हो नहीं पा रहा था। तो इन्हीं चीज़ों में कहीं ना कहीं इन्हें घुसना पड़ा। अब मौलवी ने बताया कि टीगड़ा डैम के वहाँ पर एक एंटिटी तो पहले ही आ गई थी, लेकिन इसके बाद जो इन्हें सुनने को मिला उसके बाद इनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन मौलवी ने बताया कि बेटा आप जिनके यहाँ पे रहते हो, वो जो मुस्लिम आंटी है जो आपके ऑनर है, उनकी लड़की का ब्याह नहीं हो रहा, निकाह नहीं हो रहा। तो उन्होंने आपके ऊपर सिफली इल्म करके कोई काला जादू क्रिया करी हुई है, कुछ दिलाई दिलवा रखी है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में इतना कोहराम मचा हुआ है। मतलब 10% अगर ये एंटिटी असर कर रही है तो 90% वो जो औरत है वो आपको दर्द दे रही है। और वो जो औरत है वो ये सब कुछ इसलिए कर रही है क्योंकि उसकी लड़की का निगाह नहीं हो रहा, तो वो आपकी चीज़ों को खींच के अपनी लड़की के अंदर डालना चाहती है। आपकी किस्मत, आपका जो भी वेल्थ है, हेल्थ है, सब कुछ वो अपनी लड़की को देना चाहती है। अब जब प्राची को ये चीज़ें पता चली तो प्राची के साथ साथ उनकी मम्मी और उनके मामा बहुत ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि अभी भी छोटे बच्चे वहीं पे खेल रहे थे। ये लोग चुपचाप मौलवी जी से अपने ताबीज़ बंधवाते हैं और चुपचाप पानी लेके वहाँ से चले आते हैं। जब ये अपने घर पहुँचते हैं जहाँ पर ये MP ग्वालियर में थे, बच्चों को चुपचाप उठाते हैं और उसी दिन सेम टाइम पे ये लोग मामा जी के घर पे शिफ्ट हो जाते हैं। कुछ ही टाइम बाद जब इनके पास थोड़े बहुत पैसे जुड़े, इन लोगों ने वहाँ से शिफ्ट कर लिया। उसके बाद प्राची ने बताया कि अक्सर ये एंटिटीज़ वाली चीज़ें तो होती रहती थी, लेकिन 2021-22 के बाद ये चीज़ें होनी बिल्कुल बंद हो गई और 2024 में आके प्राची जो है वो बिल्कुल ठीक हो गई। बट प्राची ने अपने पूरे किस्से में एक ही बात बताई कि अक्षय भाई आप खुद सोचो कि अगर कोई ऐसा मौलवी होता या ऐसा कोई बाबा होता जो सिर्फ मेरे को यही बता देता कि टीगड़ा से कोई एंटिटी आई थी और हम अगर दोबारा घर पहुंच जाते और उसी घर में रहना शुरू कर देते, तो हमेशा हम यही सोचते रहते कि कोई एंटिटी है जो टीगड़ा डैम से आई थी या फिर जंगल से आई थी, वो हमें परेशान कर रही है। हमें कभी अंदाज़ा ही नहीं लगा कि हमारी जो लैंडलॉर्ड है वो सिफली इल्म या फिर ऐसा काला जादू क्रिया दिलाई दिलवा रही है, जिसकी वजह से इनका ये हाल हो रहा था प्राची का। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जिस लोकेशन पे आप मूव कर रहे हो, क्या वो लोकेशन सही में सेफ़ भी है? क्या आप जहाँ भी जा रहे हो उनके बारे में कुछ भी पहले का पता कर रहे हो या फिर कुछ भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर रहे हो? अगर नहीं तो आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ
लोकेशंस ऐसी होती है जो अपने अंदर बहुत सारे राज लपेटे बैठी होती हैं, जो किसी दिन आपको भी राज बनने पर मजबूर कर सकती हैं। तो मेरी आपसे आखिर में आके क्या ही रिक्वेस्ट होती है कि जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके की पैरानॉर्मल अवेयरनेस वीडियो हमारे ही चैनल पे आपको मिलेगी, जहां पर आम जनता हमसे अपने ऐसे दर्द भरे किस्से शेयर करती हैं। इसके बाद मैं यही कहना चाहूँगा कि कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आपकी भारी डिमांड पर हमने अपना पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, जहाँ पर हम गेस्ट के साथ साथ सब्सक्राइबर को भी बुला रहे हैं। तो दिल्ली में हमारा पॉडकास्ट सेंटर है। अगर आपको कभी लगता है ऐसा कि मुझे भी जाकर स्क्रीन पर अपना पूरा रियल इंसिडेंट बताना चाहिए जहाँ पर लोगों को कहीं ना कहीं अवेयरनेस मिले, तो आप जो है स्क्रीन पे दिए नंबर पे, डिस्क्रिप्शन पे दिए नंबर पे अपना पूरा का पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पे, और मेंशन कर दीजिए कि अक्षय भाई हम भी पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो टीम एक बार रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। दिल्ली में हमारा सेंटर है। जिस तरीके से इंस्टाग्राम, यूट्यूब को आप प्यार दे रहे हैं, इसी तरीके से हमारे फेसबुक को भी आपको प्यार देना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके बाद जितना हो सके अपना ध्यान रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन लोगों को इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर जो लोग अभी रिलोकेट करने की सोच रहे हैं या ऑलरेडी रिलोकेट कर चुके हैं लेकिन फिर भी उनके साथ कोई ऊंच नीच हो रही है। फिर भी नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। और मुझे शायद, हम जिसके रेंट पे रूम पे रहते थे उनकी बेटी मोमेडियन थी और उनकी शादी नहीं हो रही थी, तो उनने शायद मेरे ऊपर दिलाई भी दे रखी थी। तो जब उनने पता नहीं कुछ पूजा पाठ